नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब टोनी रॉबिन्स की अवेकन द जायंट विदिन के जो मुख्य विचार हैं उन पर गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास किताब के कुछ अंश हैं जो इसके आइडियाज और टेक्निक्स को दिखाते हैं। टोनी रॉबिन्स, नाम तो सबने सुना ही होगा। वो मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। पर ये किताब, जैसा कि स्रोत बताते हैं, सिर्फ मोटिवेशन से कहीं ज्यादा है। एक दावा है कि ये लाइफ पर कंट्रोल पाने का पूरा सिस्टम है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये वाकई हमारे अंदर की छिपी हुई शक्ति, वो जायंट, जगाने का कोई ठोस तरीका बताती है, या ये बस अच्छी पैकेजिंग में प्रेरणा है। वादा तो बहुत बड़ा है किताब का कि सिर्फ सोच नहीं, आदतें, विश्वास, यहाँ तक कि हमारे डिसीजन लेने का तरीका सब बदल कर एक बड़ा बदलाव ला सकती है। तो चलिए देखते हैं इन अंशों में क्या खास मिलता है। शुरुआत करते हैं सेंट्रल आइडिया से, अपने अंदर की वो छिपी हुई ताकत को पहचानना और उसे इस्तेमाल करना। पर दिलचस्प बात यह है कि रॉबिन्स इसे फौरन प्रैक्टिकल लेवल पर ले आते हैं, मतलब सिर्फ फिलॉसफी नहीं। बिल्कुल। और प्रैक्टिकल लेवल पर जो पहली और शायद सबसे जरूरी बात है वो है निर्णय लेने की शक्ति, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर। रॉबिन्स के हिसाब से असली बदलाव शुरू ही तब होता है जब हम एक पक्का ठोस फैसला लेते हैं। फैसला मतलब अक्सर लोग क्या कहते हैं, मैं चाहता हूँ, कोशिश करूंगा, सोच रहा हूँ। रॉबिन्स कहते हैं ये सोचना, ये कोशिश करना, ये काफी नहीं है। एक असली फैसले का मतलब है कमिटमेंट, बाकी सारे ऑप्शन बंद। अच्छा, तो सिर्फ इच्छा रखना काफी नहीं, एक क्लियर हाँ या ना जरूरी है। क्या ये सिर्फ बड़े फैसलों की बात है, जैसे करियर या रिश्ते, या रोज की छोटी बातें भी? उनके मुताबिक ये हर लेवल पर लागू होता है। हाँ, बड़े फैसले तो हैं ही, करियर बदलना, रिलेशनशिप, वो सब। लेकिन रोज सुबह उठने का फैसला, या एक्सरसाइज करने का फैसला, या किसी काम को टालने के बजाय करने का फैसला, ये सब मिलकर ही तो जिंदगी की दिशा तय करते हैं। हाँ, उनका आर्गुमेंट ये है कि जो सक्सेसफुल लोग हैं वो लगातार फैसले लेते हैं, तेजी से लेते हैं, मजबूती से लेते हैं। हाँ, गलत फैसले भी होते हैं उनसे, पर वो सीखते हैं और फिर नया फैसला लेते हैं। मतलब रुकते नहीं हैं। बिल्कुल। फैसला ना करना, वो निष्क्रियता, वो सबसे खराब है। रॉबिन्स के लिए फैसले लेना ही अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल करने जैसा है, ड्राइवर बनना, पैसेंजर नहीं। ठीक है, तो फैसला लेना पहला कदम हुआ। पर हमारे फैसलों को चलाता क्या है? यहाँ शायद वो बिलीफ सिस्टम वाली बात आती है, स्रोत कहते हैं। रॉबिन्स इस पर बहुत जोर देते हैं। हाँ, ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, ये तो सुना है हमने। पर रॉबिन्स इसे और गहराई में ले जाते हैं। वो कहते हैं हमारे जो विश्वास हैं, खासकर हमारे कोर बिलीफ्स और ग्लोबल बिलीफ्स। कोर बिलीफ्स, ग्लोबल बिलीफ्स, ये क्या है? कोर बिलीफ्स मतलब अपने बारे में हमारे विश्वास, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसा हूँ। और ग्लोबल बिलीफ्स मतलब दुनिया के बारे में, जिंदगी कैसी है, लोग कैसे होते हैं। ये एक तरह से फिल्टर का काम करते हैं। फिल्टर कैसे? ये तय करते हैं कि हम दुनिया को देखते कैसे हैं, किसी इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देते हैं, किस सिचुएशन का क्या मतलब निकालते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से बहुत गहरी बात है। अच्छा। ये सिर्फ अच्छा सोचो वाली बात नहीं है। रॉबिन्स बताते हैं कि हमारे कई विश्वास हमें रोकते हैं। वो उन्हें लिमिटिंग बिलीफ्स कहते हैं, जैसे मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, या मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूँ। हाँ, ऐसे ख्याल तो आते हैं कई बार। और ये विश्वास सच में हमारी क्षमता को लिमिट कर देते हैं, क्योंकि हम फिर उन्हीं के दायरे में सोचते और काम करते हैं। किताब में इन लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानने और फिर उन्हें बदलने के तरीके दिए गए हैं। और वो तरीके क्या हैं? क्या बस ये कह देना काफी है कि अब मैं ऐसा नहीं सोचता? विश्वास बदलना तो मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल है। इसीलिए रॉबिन्स सिर्फ कहने पर नहीं, करने पर फोकस करते हैं। एक तरीका है पुराने विश्वास पर शक पैदा करना, सवाल पूछना, क्या ये हमेशा सच था? कोई एक्सेप्शन है? इस विश्वास को बनाए रखने की कीमत क्या है? उसको चैलेंज करना। एग्जैक्टली। फिर उसे कमजोर करके नए एम्पावरिंग बिलीफ्स के लिए मजबूत सबूत जुटाना, लॉजिकल भी, इमोशनल भी, और उसे बार बार दोहराना, प्रैक्टिस करना, तब तक जब तक वो नया विश्वास आपके सिस्टम का हिस्सा ना बन जाए। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। समझ गई। विश्वास के बाद तीसरी अहम चीज आती है भावनाएं, इमोशंस। स्रोत कहते हैं कि रॉबिन्स इमोशंस को कंट्रोल करने पर बहुत जोर देते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशंस ही तो असली फ्यूल हैं, वही हमें चलाते हैं। हमारे फैसले ज्यादातर लॉजिकल कम, इमोशनल ज्यादा होते हैं।
अगर हम अपनी भावनाओं के गुलाम हैं, जैसे डर, गुस्सा, निराशा, हमें कंट्रोल करती हैं, तो हम अपनी पूरी कैपेसिटी कभी यूज ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन भावनाएं तो वो तो बस आ जाती है ना, किसी बात पे गुस्सा आना या डर लगना तो नेचुरल है। उन्हें चुनना कैसे पॉसिबल है? सही सवाल है। रॉबिन्स इसके लिए 3 चीजों पर फोकस करने को कहते हैं, जिसे वो ट्रायड कहते हैं। पहला हमारी फिजियोलॉजी, यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, ब्रीदिंग। दूसरा हमारा फोकस, यानी हम ध्यान किस पर दे रहे हैं, प्रॉब्लम पर या सोल्यूशन पर। और तीसरा हमारी लैंग्वेज मीनिंग, यानी हम खुद से क्या बात करते हैं, शब्दों का क्या मतलब निकालते हैं। फिजियोलॉजी, फोकस, लैंग्वेज, ये ट्रायड है। हाँ, जैसे आप सीधे तन कर बैठें, गहरी सांस लें, थोड़ा मुस्कुराएं, आपकी फीलिंग फौरन बदलने लगेगी। या आप प्रॉब्लम के बजाय सल्यूशन पर फोकस करें, या मैं बर्बाद हो गया कहने के बजाय कहें ये एक चैलेंज है। इन तीनों को बदलकर हम अपनी इमोशनल स्टेट को लगभग तुरंत बदल सकते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ नेगेटिव इमोशंस दबाना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक्टिवली पॉजिटिव इमोशंस जगाना भी है। कॉन्फिडेंस, पैशन, ग्रैटिट्यूड, ये असल में पीक स्टेट मैनेजमेंट का ही हिस्सा है, जिसका जिक्र स्रोतों में आगे है। हाँ, मैंने देखा था पीक स्टेट मैनेजमेंट। जी, इसका मतलब ही यही है कि अपनी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल स्टेट को उस लेवल पर रखना जहां आप बेस्ट परफॉर्म कर सकें। फोकस्ड, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट। ये ट्रायड उसे अचीव करने का एक तरीका है। इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पॉजिटिव एंकरिंग जैसी टेक्निक्स भी हैं। मतलब हम अपनी स्टेट के शिकार नहीं, उसे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने डिसीजन, बिलीफ और इमोशंस की बात की। अब आते हैं गोल्स और प्लानिंग पर। स्मार्ट गोल्स का जिक्र है। ये टर्म तो काफी कॉमन है। इसमें रॉबिन्स का क्या खास एंगल है? स्मार्ट गोल्स का फ्रेमवर्क स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, ये तो जाना माना है। लेकिन रॉबिन्स इसे सिर्फ गोल लिखने तक नहीं रखते हैं। उनके लिए गोल सेटिंग पैशन और डायरेक्शन पैदा करने का तरीका है। गोल्स क्लियर और इतने आकर्षक होने चाहिए कि वो आपको ड्राइव करें। और दूसरी बात, वो सिर्फ गोल बनाने पर नहीं, बल्कि उन्हें पाने के लिए एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाने पे जोर देते हैं, और फिर उस प्लान पर मैसिव एक्शन लेने पे। मैसिव एक्शन, ये क्या है? मतलब सिर्फ छोटे मोटे कदम नहीं, पूरी एनर्जी और मोमेंटम के साथ काम करना, तब तक जब तक रिजल्ट ना मिल जाए। रॉबिन्स की फिलॉसफी में नॉलेज पावर नहीं है, एग्जीक्यूशन पावर है, इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, मतलब जानना काफी नहीं, करना जरूरी है। बिल्कुल, और जोर शोर से करना जरूरी है। बिल्कुल। आप दुनिया का बेस्ट प्लान बना लें, पर अगर एक्शन जोरदार नहीं है तो वो बेकार है। मैसिव एक्शन का मतलब है स्पीड बनाना, रुकावटों को पार करना, जरूरत पड़े तो स्ट्रैटेजी बदलना, पर गोल पर टिके रहना। गोल्स और एक्शन को समझने के लिए स्रोत 6 ह्यूमन नीड्स का भी जिक्र करते हैं। ये क्या है और क्यों जरूरी है, क्या आप थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, ये रॉबिन्स के मॉडल का एक बहुत बेसिक हिस्सा है। वो मानते हैं कि हमारा हर व्यवहार, हर एक्शन कहीं ना कहीं इन 6 बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश से चलता है। 6 जरूरतें कौन सी? पहली है सर्टेनिटी, यानी सुरक्षा, आराम, स्थिरता की जरूरत। दूसरी है वैरायटी या अनसर्टेनिटी, मतलब नयापन, चैलेंज, एक्साइटमेंट। तीसरी है सिग्निफिकेंस, यानी खास, जरूरी, यूनिक महसूस करने की जरूरत। चौथी है लव एंड कनेक्शन, दूसरों से जुड़ाव, प्यार। ओके, ये 4 हो गई। ये 4 पर्सनालिटी की नीड्स हैं। फिर 2 और हैं जिन्हें वो स्पिरिट की नीड्स कहते हैं। 5वीं है ग्रोथ, सीखना, बढ़ना, अपनी कैपेसिटी बढ़ाना। और 6ठी है कंट्रीब्यूशन, अपने से आगे बढ़कर किसी चीज में योगदान देना, दूसरों की मदद करना। तो हम सब इन 6 जरूरतों से चलते हैं। हाँ, लेकिन पॉइंट यह है कि हर इंसान इन जरूरतों को अलग अलग प्रायोरिटी देता है। किसी के लिए सर्टेनिटी सबसे ऊपर है, तो किसी के लिए वैरायटी। कोई सिग्निफिकेंस के लिए कुछ भी करेगा, तो कोई लव एंड कनेक्शन को सबसे ज्यादा महत्व देगा। अच्छा, सबकी प्रायोरिटी अलग होती है। और हम इन जरूरतों को कैसे प्रायोरिटी देते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कौन से तरीके अपनाते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, यही हमारी लाइफ की क्वालिटी और हमारे बिहेवियर को तय करता है। रॉबिन्स कहते हैं कि अगर हम अपनी टॉप 2 नीड्स को समझ लें तो हम अपने पैटर्न समझ सकते हैं और बदल भी सकते हैं। ये तो काफी गहरा एनालिसिस है हमारे बिहेवियर के पीछे का। अब उन खास टेक्निक्स पर आते हैं। न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग, यानी NAC। ये क्या है और इसे रॉबिन्स की यूनिक टेक्निक क्यों मानते हैं? NAC रॉबिन्स के सिस्टम का कह सकते हैं दिल है। न्यूरो मतलब हमारा नर्वस सिस्टम और एसोसिएटिव मतलब वो कनेक्शन जो हमारा दिमाग चीज़ों, विचारों या व्यवहारों के बीच बनाता है, खासकर दर्द और खुशी के कनेक्शन। दर्द और खुशी के कनेक्शन, हाँ।
एनएसी का बेसिक प्रिंसिपल है कि हम जो भी करते हैं या तो डर से बचने के लिए करते हैं या खुशी पाने के लिए। अगर हमें कोई आदत बदलनी है, जैसे स्मोकिंग या टालमटोल, तो हमें अपने दिमाग में उस आदत से जुड़े दर्द के कनेक्शन को बहुत ज़्यादा मजबूत करना होगा। और उस आदत को छोड़ने या बदलने से जुड़ी जो खुशी है, उसके कनेक्शन को भी उतना ही या उससे ज़्यादा मजबूत करना होगा। तो ये विल पावर से अलग कैसे है, इच्छा शक्ति से? इच्छा शक्ति अक्सर टेम्परेरी होती है, वो थक जाती है। एनएसी का दावा है कि ये गहरे सबकॉन्शियस लेवल पर काम करती है। ये सिर्फ सोचने से नहीं, बल्कि इंटेंस इमोशंस और फिजिकल एक्शन का इस्तेमाल करके उन न्यूरो एसोसिएशंस को सचमुच बदल देती है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे किसी बुरी आदत के बहुत बुरे नतीजों की कल्पना करना पूरी शिद्दत से, मतलब दर्द को बढ़ाना, और साथ ही उस आदत को छोड़ने के जो जबरदस्त फायदे हैं उन पर पूरी इंटेंसिटी से फोकस करना, खुशी को बढ़ाना, और इसे बार बार करना जब तक नया पैटर्न दिमाग में बैठ ना जाए। ये ब्रेन की रीवायरिंग जैसा है, इसीलिए इसे ज्यादा परमानेंट माना जाता है। सुनने में तो ये काफी पावरफुल लगता है। तो हमने बात की डिसीजन, बिलीफ, इमोशंस और पीक स्टेट, गोल्स और मैसिव एक्शन, 6 नीड्स और एनएसी की। अगर इन सबको एक साथ देखें तो किताब के मेन मैसेज क्या हैं? मेरे ख्याल से जो मुख्य बातें सामने आती हैं वो ये हैं। पहला, कंट्रोल आपके हाथ में है, आप सिचुएशन के विक्टिम नहीं हैं। दूसरा, बदलाव मुमकिन है और तेजी से हो सकता है। तीसरा, डिसीजन ही असली पावर है। चौथा, इमोशंस आपके गाइड हैं, मालिक नहीं, आप उन्हें मैनेज कर सकते हैं। और पांचवा, आपके विश्वास आपकी रियलिटी बनाते हैं, तो लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानें और बदलें। छठा, एक्शन ही सब कुछ है, जानना काफी नहीं, करना जरूरी है, वो भी मैसिव एक्शन। और सातवां, आपकी जरूरतें आपके व्यवहार को चलाती हैं, उन्हें समझें और पॉजिटिव तरीके से पूरा करें। श्रोत इस किताब के पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ कुछ कमियों का भी जिक्र करते हैं। वो क्या है? हाँ, पॉजिटिव में तो जैसा स्रोत बताते हैं, इसका बहुत इंस्पायरिंग और एनर्जेटिक स्टाइल है। प्रैक्टिकल उदाहरण है, केस स्टडीज हैं जो बातों को समझाते हैं। मुश्किल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स को आसान भाषा में बताया गया है। ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने और गोल पाने के लिए क्लियर रोड मैप देती है। और कमियों में कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ बातें रिपीट होती हैं, जिससे किताब थोड़ी लंबी हो गई है, करीब 600 पेज। तो इसे पढ़ने और समझने में टाइम और डेडिकेशन लगता है। फिर रॉबिन्स का स्टाइल बहुत जोशीला है, डायरेक्ट है, जो शायद सबको पसंद ना आए। हाँ, वो स्टाइल थोड़ा इंटेंस हो सकता है। बिल्कुल। और कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि ये शायद एक क्विक फिक्स का इंप्रेशन दे सकती है, जबकि असली बदलाव में लगातार मेहनत लगती है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि ये किताब किन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकती है। जी, स्रोत बताते हैं कि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं जो अपनी लाइफ में सचमुच बड़ा बदलाव चाहते हैं, जो अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहार पर ज्यादा कंट्रोल चाहते हैं, जो गोल्स तक पहुंचने की स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हैं, या जिन्हें मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिसिप्लिन बढ़ाना है, या जो टाल मटोल से बाहर निकलना चाहते हैं। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत अवेकन द जायंट विदिन को एक महत्वाकांक्षी गाइड बुक की तरह देखते हैं। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल किट होने का दावा करती है। ये सिखाती है कि अपनी अंदर की दुनिया, सोच, विश्वास, भावनाएं, फैसले, इन्हें बदलकर बाहरी दुनिया में कैसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। रिकमेंडेशन यही है कि इसे धीरे धीरे पढ़ें, नोट्स बनाएं और सबसे जरूरी एक्शन लें। तो ये थी टोनी रॉबिन्स की अवेकन द जायंट विदिन पर हमारी चर्चा, जो हमें मिले स्रोतों पर आधारित थी। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल। किताब कहती है कि असाधारण शक्ति हम सबके अंदर है, बस उसे जगाने की देर है। अगर ये सच है तो क्या हम अक्सर अपनी इस शक्ति को मानने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उसे जगाने और इस्तेमाल करने की पूरी जिम्मेदारी भी फिर हमारी ही होगी? क्या उस जिम्मेदारी का डर ही हमें अपने जायंट को सुलाए रखने पर मजबूर करता है?